नमस्कार और आपका स्वागत है। महीनों की अनिश्चितता, अफवाहों और सच कहूं तो एक लंबे इंतजार के बाद बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए आखिर तस्वीर साफ हो ही गई है। जी हाँ, वो धुंध अब पूरी तरह से छंट चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई 4 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। तारीखों से लेकर नियमों तक अब सब कुछ सामने है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ इन खबरों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे की जो कहानी है और इनके असल मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये तारीखें आखिर बदली क्यों? वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो इस बार भर्ती का कह सकते हैं कि पूरा खेल ही बदल सकते हैं? और सबसे जरूरी, अब यहां से आगे एक उम्मीदवार के लिए सही रास्ता क्या है? चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। जी। तो सबसे पहले वो जानकारी जिसका सबको इंतजार था, आयोग का कैलेंडर आ गया है। क्या कह रही हैं तारीखें? कैलेंडर के हिसाब से देखें तो टीआरई 4 का जो एग्जाम है वो सितंबर 2026 में होना तय हुआ है। ये कोई एक सिंगल डेट नहीं है, बल्कि 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2026 के बीच ये परीक्षाएं होंगी। और नतीजों के बारे में क्या कहा गया है, मतलब रिजल्ट्स? रिजल्ट्स भी ज्यादा दूर नहीं है। नवंबर 2026 में रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है, यानी परीक्षा खत्म होने के लगभग 2 महीने के अंदर ही परिणाम सामने होंगे। नवंबर में रिजल्ट। बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड समय पे रिजल्ट देने में मतलब थोड़ा मिला जुला सा रहा है। क्या इस टाइमलाइन को लेकर हम वाकई आश्वस्त हो सकते हैं, खासकर जब ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया भी इसी पर निर्भर है? ये चिंता जायज है और पहले ऐसा होता भी था। लेकिन अगर हम हाल के पैटर्न को देखें, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2, तो आयोग ने बहुत तेजी दिखाई है। रिकॉर्ड समय में परीक्षाएं हुई, रिजल्ट आए और ज्वाइनिंग भी हुई। तो ये उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि आयोग इस बार भी अपनी इस नई कार्यशैली को बनाए रखेगा और नवंबर की डेडलाइन को पूरा करेगा। ये सुनना वाकई में एक राहत की बात है। लेकिन ये घोषणा होने में थोड़ी देरी तो हुई है। पहले तो बात थी कि ये परीक्षा साल की शुरुआत में ही हो जाएगी। इस देरी के पीछे क्या कहानी है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी थी? नहीं, ये सिर्फ प्रशासनिक देरी नहीं थी। इसके पीछे छात्रों का एक बहुत बड़ा दबाव और आंदोलन था। उनकी कुछ बहुत मजबूत मांगें थीं। काफी समय से छात्र इस बात को लेकर नाराज थे कि भर्ती प्रक्रिया में कोई स्पष्टता नहीं है और बिहार के निवासियों के हक को नजरअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो नया कैलेंडर और ये नए नियम हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन छात्र आंदोलनों का सीधा नतीजा है। बिल्कुल, आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि आयोग और सरकार ने छात्रों की मांगों को सुना है। ये जो स्पष्ट कैलेंडर आया है और इसके साथ जो एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव हुआ है, वो सीधे तौर पर उस दबाव का ही परिणाम है। इसने न सिर्फ असमंजस खत्म किया है, बल्कि उम्मीदवारों को एक भरोसा भी दिया है। चलिए, तो अब उस नीतिगत बदलाव पर आते हैं। पहले बात करते हैं मौकों की। पद कितने इस बार? मौके तो भरपूर है। कुल 46,595 पद है जो शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के स्कूलों में भरे जाने हैं। 46,000 से ज्यादा पद। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि बिहार के छोटे बड़े शहरों और गांवों के स्कूलों में हजारों नए शिक्षक पहुंचेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? ये पद किन किन स्तरों के लिए हैं? ये मौके हर स्तर के लिए है, ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार पीछे ना छूटे। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए, जिन्हें हम PRT कहते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए पद हैं। फिर मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए TGT स्तर के पद है। इसके बाद माध्यमिक यानी 9-10 के लिए भी TGT, और अंत में उच्च माध्यमिक यानी 11-12 के लिए PGT स्तर के शिक्षकों की भर्ती होगी। और यहीं पर वो सबसे बड़ा बदलाव आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से थी, डोमिसाइल नीति। ये क्या है और ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? ये बिहार के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, कह सकते हैं। इस बार टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू हो रही है। सीधे शब्दों में कहें तो कुल सीटों में से 85% सीटें सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी दूसरे राज्यों के उम्मीदवार अब सिर्फ बची हुई 15% सीटों पर ही मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल, ये पहली बार टीआरई 4 में लागू हो रहा है और इससे बिहार के जो स्थायी निवासी उम्मीदवार हैं, उनके चुने जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये उन लोगों के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है जो सालों से इसकी मांग कर रहे थे। ये बिहार के उम्मीदवारों के लिए तो जश्न की बात है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि इससे शायद प्रतिस्पर्धा का स्तर कम होगा या दूसरे राज्यों के प्रतिभाशाली शिक्षक बिहार आने से हिचकेंगे। इस पर आयोग का या सरकार का क्या सोचना है?
यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य है राज्य के निवासियों को प्राथमिकता देना और स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या को संबोधित करना। कई दूसरे राज्यों में भी इस तरह की नीतियां लागू हैं। जहां तक प्रतिस्पर्धा के स्तर की बात है, तो बिहार में ही प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लाखों उम्मीदवार हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और 15% सीटें अभी भी दूसरे राज्यों के लिए खुली हैं, तो प्रतिभा के आने का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता अपने राज्य के युवाओं को अवसर देना है। तो अब जब ये तय हो गया है कि कौन लोग मुख्य रूप से इस दौड़ में शामिल होंगे, तो बात करते हैं कि ये दौड़ होगी कैसे। परीक्षा के तरीके को लेकर कई बार उम्मीदवार उलझन में रहते हैं। इस बार क्या स्थिति है? आयोग ने इसे लेकर कोई उलझन नहीं छोड़ी है। परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगी, यानी पारंपरिक पेन और पेपर आधारित परीक्षा, जिसमें उम्मीदवारों को OMR शीट भरनी होगी। इसमें किसी भी तरह के बदलाव की कोई सूचना नहीं है। और जैसा आपने बताया कि परीक्षा 22 से 27 सितंबर तक चलेगी, इसका मतलब है कि अलग-अलग विषयों और स्तरों की परीक्षा अलग-अलग दिन और अलग-अलग शिफ्ट में होगी। जी हाँ, PRT, TGT, PGT के लिए विषय के अनुसार शिफ्ट और टाइमिंग की पूरी जानकारी उम्मीदवारों को उनके एडमिट कार्ड में मिलेगी। इसलिए एडमिट कार्ड आने पर उसे बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। बिल्कुल। अब सबसे अहम सवाल, जिसके बाद ही तैयारी की असली शुरुआत होती है, आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? आधिकारिक नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है और जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार होली के त्योहार के तुरंत बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ उम्मीदवारों के लिए एक सीधा संदेश है। अब विज्ञापन का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। जब मंजिल और रास्ता दोनों साफ दिख रहे हैं, तो पहला कदम आज ही उठाना होगा। और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए जॉब अलर्ट अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब एक उम्मीदवार के नजरिए से सोचते हैं। कैलेंडर सामने है, नियम साफ हैं। इस जानकारी के साथ अब उनका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? एक एक्शन प्लान की बात करते हैं। मेरे हिसाब से 3 तत्काल और सबसे जरूरी कदम है। पहला है पात्रता, यानी एलिजिबिलिटी की जांच। अपनी BEd, DLEd या SET के डिग्री और सर्टिफिकेट्स को देखें। सुनिश्चित करें कि आप जिस पद के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं उसके सभी मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। ठीक है, पात्रता जांचने के बाद दूसरा कदम? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है दस्तावेज, यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। अपने सभी जरूरी दस्तावेज अभी से एक फाइल में इकट्ठा कर लें। खास तौर पर डोमिसाइल, यानी निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि इस बार इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट अगर लागू हो, और सभी शैक्षणिक दस्तावेज। दस्तावेजों को लेकर अक्सर आखिरी समय में भागदौड़ होती है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे TRE3 का एक किस्सा याद है, जहां एक बहुत होनहार उम्मीदवार का आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द हो गया क्योंकि उसका EWS सर्टिफिकेट उस वित्तीय वर्ष का नहीं था जिसकी मांग की गई थी। सोचिए, एक छोटी सी चूक आपकी महीनों की तैयारी बर्बाद कर सकती है। इसलिए हर दस्तावेज को अभी से दुरुस्त कर लें। ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है। और तीसरा कदम क्या होगा? तीसरा कदम है रिवीजन की सही शुरुआत। अपनी तैयारी का आधार NCERT और SCERT की किताबों को बनाएं। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये गीता और कुरान की तरह है। यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करें, उसके बाद ही किसी और रेफरेंस बुक की तरफ देखें। और जब आधिकारिक विज्ञापन आएगा तो उसमें ऐसी कौन सी बारीकियां हैं जिन पर उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? एक बहुत ही जरूरी चीज है विषय संयोजन, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। खास तौर पर TGT और PGT के उम्मीदवार यहीं फंसते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है वो काफी है, लेकिन आयोग के नियम बहुत विशिष्ट होते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मिसाल के तौर पर सोशल साइंस के TGT शिक्षक के लिए नियम है कि उम्मीदवार ने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन में पढ़े हों, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। कई बार उम्मीदवार इस अनिवार्य वाली शर्त को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए विज्ञापन आने पर आयु सीमा और विषय संयोजन वाले हिस्से को शब्द दर शब्द पढ़ें। ये वाकई एक एक्सपर्ट सलाह है। अंत में एक और बड़ी चुनौती है आज के दौर में गलत सूचना। हर व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई नोटिस वायरल होता रहता है। इससे कैसे बचा जाए? ये आज के समय में तैयारी का ही एक हिस्सा है कि आप सही जानकारी तक कैसे पहुंचते हैं। इसका एक ही नियम है,
अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। आपकी जानकारी का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी bpsc.bihar.nic.in होनी चाहिए। मतलब किसी भी वायरल हो रहे नोटिस या खबर पर भरोसा करने से पहले एक बार वेबसाइट जरूर देख लें। बिल्कुल। जब एडमिट कार्ड जारी होंगे या शिफ्ट की जानकारी आएगी तो उसे भी केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड और चेक करें। किसी और स्रोत पर भरोसा करना आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। सितंबर में परीक्षा, नवंबर में रिजल्ट, 46,000 से ज्यादा पद और सबसे बड़ी बात, बिहार के उम्मीदवारों के लिए 85% आरक्षण का एक मजबूत प्रावधान। जी, अब उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी है और पर्याप्त समय भी। अब किसी भी तरह की कंफ्यूजन या बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। गेंद पूरी तरह से अब उम्मीदवारों के पाले में है। बिल्कुल। अब जब तारीखें और नियम सब कुछ साफ हैं, तो हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। तो अब जब आयोग ने अपना काम कर दिया है, एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 85% आरक्षण से बिहार के उम्मीदवारों के लिए राह आसान हो गई है, या फिर अब असल मुकाबला अपने ही साथियों के बीच और ज्यादा कड़ा हो गया है? इस बढ़ी हुई स्थानीय प्रतिस्पर्धा के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? ये सवाल वाकई सोचने वाला है और इसी का जवाब आपकी सफलता तय करेगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी को इतनी गहराई से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और भी जरूरी जानकारियों और अपडेट्स के लिए जॉब अलर्ट अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।